Hello students, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and I am your host as usual Deepak Kumar. Today in this video I have brought the most important notes on two poems. Soul selects her own society, and the next one is The Brain is Wider Than the Sky. Both of the poems have been composed by Emily Dickinson, and these are the most important poems in the view of examination. तो इसमें आपको एग्जामिनेशन के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले दोनों ही पोएम के बारे में, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। यहाँ पर आपको पोइट के बारे में भी बताया जाएगा और साथ ही में ये दो पोएम है इसके बारे में भी मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा, और जो भी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी दे विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो पहले तो एमिली डिकिंसन के बारे में एज ए पोइट अगर कोई क्वेश्चन आया तो आपको पोइट के बारे में पता होना चाहिए। तो एमिली डिकिंसन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं एमिली डिकिंसन जो है, जिनका जन्म दिसंबर 10, 1830 को हुआ और जो डेथ है वो उनकी 15 में 1886 को हुई। वॉज एन अमेरिकन पोइट। तो एमिली डिकिंसन वॉज एन अमेरिकन पोइट। एमिली डिकिंसन एक अमेरिकन पोइट थी एंड लिटिल नोन ड्यूरिंग हर लाइफ। और अपने जीवन के दौरान जब तक वो जिंदा थी, जीवित थी, तब तक उनको लगभग ना के बराबर, लिटिल नोन ड्यूरिंग हर लाइफ। तो अपने जीवन में मतलब इतना वो ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुई, लोग उन्हें इतना नहीं जानते थे। She has since been regarded as one of the most important figures in American poetry। तो तब तक लोग नहीं जानते थे जब तक वह एक उन्हें जाना नहीं गया, उन्हें पहचाना नहीं गया एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर के रूप में अमेरिकन पोइट्री में। जब तक उनकी कविताएं जब तक छपी नहीं थी, पब्लिश नहीं हुई थी, तो अपने जीवित रहते हुए वो उतनी प्रसिद्धि या उतनी जानी मानी नहीं बन सकी जितना कि वो तब बनी जब वह एक अमेरिकन पोइट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर बन गई, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति बन गई, पर्सन के रूप में नहीं जानी गई। तब तक ही वो अपने जीवित रहते हुए इतनी फेमस या इतनी वेल नोन नहीं हुई थी। तो कोई जानता नहीं था उनके बारे में जब तक जीवित थी, लेकिन क्योंकि मृत्यु के बाद इनकी मोस्ट ऑफ द पोएम्स पब्लिश हुई, इसलिए उनको ज़्यादा प्रसिद्धि उनके मृत्यु के बाद मिली और अमेरिकन पोइट्री में एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर वो बन गई। ठीक है, आगे है डिकिंसन वॉज बॉर्न इन एमहेस्ट, तो मैस्कोस्ट। तो जो डिकिंसन है उनका जन्म एमहेस्ट में हुआ था, मैस्कोस्ट में हुआ था, और इनटू आ प्रोमिनेंट फैमिली, और एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेमस या वेल नोन परिवार में इनका जन्म हुआ था। विद स्ट्रॉन्ग टाइज टू इट्स कम्युनिटी, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज, बहुत ही ज़्यादा अपनी कम्युनिटी से बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्गली अटैच्ड थी, जुड़ी हुई थी। एविडेंस सजेस्ट, तो जितने भी सबूत हैं वो सजेस्ट करते हैं कि डिकिंसन जो थी लिव्ड मच ऑफ हर लाइफ इन आइसोलेशन। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अधिकतर समय एकांत में, अकेलेपन में बिताया। मतलब काफ़ी हद तक वो अकेले ही उन्होंने अकेले या एक खालीपन, एक अकेलापन की ज़िंदगी उन्होंने अपनी बिताई। एंड शी लिव्ड अ मोस्टली इंट्रोवर्ट एंड रिकल्सिव लाइफ। और उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है वो एक इंट्रोवर्ट मीन्स होता है अंतर्मुखी, मतलब जो केवल अपने आप में ही सीमित रहता है, ज़्यादा लोगों से बोलता चालता भी नहीं है, ठीक है, और लोगों से ज़्यादा मतलब भी नहीं रखता है, एक अकेला ही अपने आप में ही मग्न रहने वाला व्यक्ति होता है इंट्रोवर्ट, जिसे अंतर्मुखी कहा जाता है। एक एक्सट्रोवर्ट होता है उसका उल्टा, ठीक है, बहिर्मुखी कहा जाता है। तो सी लिव्ड मोस्टली, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर जो बिताई वो एक इंट्रोवर्ट के रूप में रहे, एक अंतर्मुखी व्यक्ति के रूप में बिताई, एंड रिकल्सिव लाइफ बिताई, और एक एकांत प्रिय, मतलब जिसे लोनलीनेस से जिसे लोनलीनेस बहुत ज़्यादा डियर है, बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो एकांत प्रिय थी ये। सी लव्स लोनलीनेस एम्प्टीनेस, तो उन्हें अकेलापन ज़्यादा अच्छा लगता था, अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता था। ऑल्दो डिकिंसन्स एक्विटेंसेस, यद्यपि जो डिकिंसन है उनकी जो एक्विटेंसेस है मोस्ट लाइकली अवेयर ऑफ हर राइटिंग। वो ज़्यादातर जो उनकी एक्विटेंस, जान पहचान भी जितनी बनी है वो ज़्यादातर उनकी राइटिंग, उनके लेखन के कारण बनी। इट वॉज नॉट अनटिल आफ्टर, लेकिन ये तब तक नहीं हुई, मतलब वो लोग उन्हें जानने लगे, तो लोग उन्हें तब जाना जब तक जीवित थी, इतनी मतलब लोग उन्हें इतना नहीं जानते थे।
लेकिन मृत्यु के बाद जब उनकी पोएम्स पब्लिश हुई, उसके बाद पोइट्री जब पब्लिश हुई, उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा जान पहचान हुई। और जो जितनी भी उनकी एक्वेंटेंसेस हैं, मतलब जितने लोग उन्हें जानते हैं, वो उन्हें इसलिए जानते हैं, उनकी राइटिंग की वजह से जानते हैं। इट वॉज नॉट अनटिल, और ये तब तक नहीं हुआ था जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई थी, 1886 में हो गई थी। तो 1886 में उनकी डेथ हो गई थी। वैन लेविना डिकिंसन्स यंगर सिस्टर, जब उनकी जो लेविना डिकिंसन सिस्टर, जब उनकी डिकिंसन की जो यंगेस्ट सिस्टर है, नाम है उनका लेविना, ठीक है, लेविनिया जो थी, लेविनिया जो उनकी जो यंगेस्ट सिस्टर थी, छोटी बहन थी, और डिस्कवर्ड हर कैशे इन पोएम। तो इसे CACHE बहुत से कैचे बोलते हैं, लेकिन कैशे होता है, इसका मतलब होता है जैसे कैचे मेमोरी होती है, जैसे कैचे मेमोरी आप लोग बोलते हैं मोबाइल में होती है, एक्स्ट्रा मेमोरी होती है अनवांटेड, जैसे हम कोई फाइल खोलते हैं इंटरनेट से, तो कैचे मेमोरी कई सारी जो फाइल्स होती हैं वो वहाँ स्टोर हो जाती हैं। तो एक तरीके से कैशे क्या है, कैशे मीन्स होता है एन अमाउंट ऑफ समथिंग हिडन, मतलब एक जो कि दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वो है, तो वो कैशे कहलाती है, जिसे हम कैशे मेमोरी कहते हैं, बहुत से कैचे मेमोरी बोलते हैं, ठीक है, कि वो फाइलें जो हम खोलते हैं उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती हैं, उसके बाद वो हिडन फाइल कहलाती हैं, ठीक है, हिडन फाइलें जो दिख नहीं रही हैं लेकिन वो हैं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, तो हम उसके लिए क्लीन करते रहते हैं स्पेस को, तो उसी तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ पर उन्होंने कह रहे कि तब तक नहीं हुई, जब उनकी मृत्यु हो गई 1886 में, उसके बाद उनकी जो लेविनिया जो कि डिकिंसन की यंगर सिस्टर थी, उनको ऐसे ही खोजते हुए उनको कुछ मिल गया था, कैशे ऑफ पोएम, पोएम का एक हिडन पोएम जो उनकी छिपा के रखी हुई थी या कहीं पर छिपी हुई थी, उसका एक कलेक्शन मिला बहुत ही ग्रेट अमाउंट में, ठीक है। तो काफ़ी पोएम उनको मिली। दैट हर वर्क बिकेम पब्लिक, और जो बाद में पब्लिक हो गए, मतलब उसे छाप दिया गया, तो पब्लिसाइज कर दिया गया, पब्लिक हो गए। तब तक उनको मतलब उनकी जान पहचान ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनको जो जान पहचान मिली वो उनकी मृत्यु के बाद मिली, जब उनकी बहन ने को एक बार उनकी ऐसे ही खोजते हुए एक कविताओं का एक कलेक्शन मिल गया और फिर वो पब्लिसाइज हुई, तब उनको जान पहचान हुई, लोग उन्हें जानने लगे। हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री वॉज पब्लिश, उनका जो पहला कलेक्शन था पोइट्री का वो 1890 में पब्लिश हुआ था, बाय पर्सनल एक्वेंटेंसेस। और किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? पर्सनल एक्वेंटेंसेस थॉमस वेंटवर्थ हिगिंसन एंड मेबल लूमिस टॉड, ठीक है, इन दो पर्सन के द्वारा किया गया था। दो बोथ हैविली, यदि भी दोनों ही लोगों ने क्या किया था, एडिट द कंटेंट, मतलब जैसा एमिली डिकिंसन ने लिखा था उसको वैसा नहीं छापा, उन्होंने उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस करके बहुत हैविली, बहुत ज़्यादा मात्रा में चेंजेस किया, मतलब जिस कवि ने उसको लिखा है उसकी कविताओं में, उसकी पोइट्री में आपने चेंजेस कर दिए, ऐसा करके उसको छापा उन लोगों ने। अ कंप्लीट एंड मोस्ट अनअल्टर्ड, तो इन्होंने तो जब छापा, उनकी जो पोएम पब्लिश करी उन्होंने चेंजेस करके छापी, लेकिन उसके बाद एक कंप्लीट और जो मोस्टली अनअल्टर्ड, मतलब बिना चेंजेस करे हुए जो कलेक्शन ऑफ हर पोइट्री, उनकी पोइट्री का जो कलेक्शन जो पब्लिश हुआ, बिकेम अवेलेबल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो अवेलेबल हुआ तब हुआ जब स्कॉलर थॉमस एच जॉन ने पब्लिश की उनकी कविता द पोएम ऑफ एमिली डिकिंसन इन 1955। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो उनकी पोएम जो है वो 1890 में पब्लिश की गई थी, लेकिन उस समय एडिट किया गया था, उनकी पोएम को उन्होंने छेड़छाड़ करके या उनमें एक परिवर्तन किया गया था। लेकिन उसके बाद 1955 में जब थॉमस एच जॉनसन ने पब्लिश करी, उसमें बिना अनअल्टर्ड, मतलब बिना चेंजेस करके उसे पब्लिश किया गया, पहली बार दुनिया के सामने आई बिना चेंजेस के। तो अब आगे बढ़ते हैं। Although Dickinson was a prolific, मिस होता है एक तरीके से, प्रोलिफिक का मतलब हुआ इन अबेंडेंस, मतलब बहुत अत्यधिक मात्रा में, ठीक है। तो यद्यपि कह रहे हैं कि डिकिंसन जो है प्रोलिफिक प्राइवेट पोइट, एक बहुत ही अत्यधिक मात्रा में, मतलब वेरी मच प्राइवेट पोइट है, मतलब अपने आप से मतलब रखने वाली व्यक्तिगत लेखक उन्हें आप कह सकते हैं। तो एमिली डिकिंसन जो है वो बहुत ही काफ़ी हद तक इन अ वेरी गुड एक्सटेंट सी इज अ प्राइवेट पोइट एंड fewer than a dozen of her nearly 1800 poems were published during the lifetime। तो और fewer than, तो देखिए मतलब अगर कहें तो fewer than a dozen, मतलब दर्जन का मतलब a dozen means 12, ठीक है। तो एक दर्जन से भी कम, एक दर्जन से भी काफ़ी कम जो थी उनकी कविताएं, 1800 जो लगभग 1800 पोएम में से केवल एक दर्जन,
मतलब 1 दर्जन से भी कम कविताएं छप पाई थी ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, जब तक वो जिंदा थी। तो मतलब अधिकतर कविताएं उनकी जो छपी हैं वो बाद में छपी हैं। उससे पहले अगर कोई छपी तो 1 दर्जन से भी कम की जो कविताएं हैं वो उनकी छपी थी। द वर्क दैट वॉज पब्लिश्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, और जो रचनाएं छपी भी उनकी जब वो जिंदा थी, वॉज यूजुअली अल्टर, या तो उसको ऑल्टर किया गया या तो उसमें परिवर्तन किया गया, उसमें चेंजेस करके उसे छापे गए सिग्निफिकेंटली बाय द पब्लिशर। जितने भी पब्लिशर छापते थे, जिन पब्लिशर ने भी उनकी कविता को छापा, उसमें चेंजेस कर लिया उन्होंने टू फिट द कन्वेंशनल पोएटिक रूल्स ऑफ द टाइम, ताकि उस समय जिस तरीके की कविताएं चल रही थी वो उसमें फिट आ पाए और उनकी जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉपीज़ हैं पोएम की वो बिक पाएँ और पब्लिशर को ज़्यादा फायदा हो सके। इसलिए उन्होंने एमिली डिकिंसन की कविताओं को वैसा का एज इट इज़ नहीं छापा, उसमें चेंजेस करके छापा। डिकिंसन की पोएम आर यूनिक, डिकिंसन की जो पोएम है अपने आप में यूनिक है। फॉर द इरा इन विच शी रॉट, मतलब जिस युग में, जिस काल में, जिस एज में वो लिख रही थी, उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो एमिली डिकिंसन की कविताएं काफ़ी यूनिक हैं। दे कंटेन शॉर्ट लाइन्स, अगर उनकी कविताओं को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कैसी होती है, शॉर्ट लाइन्स होती हैं, ठीक है, छोटी लाइनें होती हैं। टिपिकली लैक टाइटल, और जितनी भी कविताएं उनकी पढ़ेंगे तो उसमें टाइटल ही नहीं होता है, तो पहली जो लाइन होती है उसी को टाइटल मान लिया जाता है। एंड ऑफन यूज, और वो अधिकतर यूज करती हैं स्लैंट पोएम्स। स्लैंट का मतलब एक मतलब आड़ी तिरछी, एक मतलब सीधे साधे, सीधी नहीं, थोड़ी सी तिरछी, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी तो पोएम्स लिखती हैं, सीधा सीधा नहीं लिखती हैं। तो कुछ स्लैंट राइम, मतलब उनका जो कविताएं लिखने का तरीका, जो पैटर्न है, वो स्लैंट राइम में लिखती हैं, आड़ा तेरछा, थोड़ा तिरछा तरीके का राइम है। एंड एज वेल एज अनकन्वेंशनल कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन, और अगर आप देखेंगे तो उसमें जो पंक्चुएशन मार्क यूज करती है, कॉमा, फुल स्टॉप, डैश ऐसे यूज करती हैं। अनकन्वेंशनल मतलब जो कि परंपरागत नहीं है, गैर परंपरागत, कैपिटल वर्ड भी कहीं पर भी बीच में कैपिटल लिख बना दिया लेटर, ठीक है, और या पंक्चुएशन मार्क को ऐसे यूज कर दिया उन्होंने। तो अपना ही उनका एक अलग ही अंदाज था लिखने का, जो एक अनकन्वेंशनल था, मतलब जिस तरीके से परंपरागत ट्रेडिशनली जो पोइट लिखते आ रहे थे, उन्होंने उससे थोड़ा अलग करके हटके एक अनकन्वेंशनल तरीका निकाला और अपने तरीके से ही वो लिखती थी। मैनी ऑफ हर पोएम्स डील विद थीम्स ऑफ डेथ एंड इमॉर्टलिटी, अगर उनकी कविताएं अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा जो उसकी थीम जो है, विषय जो है उनकी कविताओं का, वो उसमें आपको डेथ और इमॉर्टलिटी मिलेगा, मृत्यु और अमरता के बारे में वो ज़्यादा लिखती हैं। डिस्पाइट द अनफेवरेबल रिव्यूज, तो अनफेवरेबल रिव्यूज, तो उनके जो रिव्यूज़ थे, तो जो अदर राइटर्स थे, अदर क्रिटिक्स थे, उन्होंने काफ़ी आलोचना करी एमिली डिकिंसन की। एमिली डिकिंसन की काफ़ी कमियां निकाली या क्रिटिसाइज़ किया उनको बहुत बुरी तरीके से। तो रिव्यूज़ जो थे, जो रिव्यूज़ आ रहे थे लोगों के, वो बिल्कुल अनफेवरेबल थे, मतलब फेवरेबल नहीं थे, वो खिलाफ थे। और एस्केप्टिसिज्म जो है एक तरीके से जनरल फीलिंग जो है, तो एस्केप्टिसिज्म ऑफ हर लिटरेरी प्रॉस, तो और जो उनका लिटरेरी जो साहित्य लिखने की जो उनकी जो क्षमता थी, लिटरेसी, प्राउस का मतलब होता है स्किल, ओके, स्किल टू डू समथिंग, तो उनकी जो ग्रेट स्किल थी लिटरेसी, साहित्य को लिखने की, तो उसके बावजूद तो मतलब जो अनफेवरेबल जो कि रिव्यूज आ रहे थे क्रिटिक्स के, और एस्केप्टिसिज्म का मतलब है संशय, मतलब एक तरीके से एक जनरल फीलिंग ऑफ डाउट जो क्रिएट हो रही थी उनके जो लिखने की शैली के बारे में। लोगों को मतलब ये लग रहा था कि ये कौन से अलग तरीके से लिखती है, तो उसकी काफ़ी आलोचना हुई। तो उनकी शैली, जो लिखने की शैली है, लिटरेसी प्रोग्रेस है, जो लिटरेसी में जो उनकी परफेक्शन है, उस पर लोगों ने उंगली उठाई, उस पर उन्होंने संदेह जताया कि ये किस तरीके से लिखी, ये ज़्यादा नहीं चल पाएंगी, इस तरीके से भी बातें कही गई। ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी, 19th एंड 20th सेंचुरी, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान काफ़ी उनके जो खिलाफ जो उन्होंने रचनाएं लिखी, अनफेवरेबल रिव्यूज उनके बारे में आए, और ये भी कहा गया कि जो उनका लिटरेसी प्राउस है, जो लिटरेसी स्किल है, वो ज़्यादा परफेक्ट नहीं है और ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएंगी। एंड द सेंचुरी क्रिटिक्स, तो 1920 के सेंचुरी के क्रिटिक्स ने नाउ कंसिडर, लेकिन वही क्रिटिक्स अब ये मानते हैं डिकिंसन टू बी अ मेजर अमेरिकन पोइट। लेकिन आप अब जो है, जो क्रिटिक्स हैं, काफ़ी आलोचक जो हैं, उस समय कुछ आलोचक 1920 सेंचुरी के क्रिटिक्स ने काफ़ी आलोचना करी थी, उनकी खामियां निकाली, कमियां निकाली, कि ये कहा कि भाई ये अच्छी राइटर नहीं है और इनका जो लिखने का जो तरीका है ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, ठीक है, एक तरीके से डाउटफुल, और इनकी जो शैली है उस पर भी उन लोगों ने डाउट जताया कि कैसी स्टाइल में लिखती हैं ये, ठीक है।
तो इस तरीके से अगर देखें तो जो उस समय के क्रिटिक्स ने काफ़ी आलोचना की, लेकिन जो अब क्रिटिक्स हैं वो अब इस बात को भी स्वीकार करने लगे हैं कि वो वास्तव में एक मेजर अमेरिकन पोइट थी। अब उनको ये जो क्रिटिक है अब वो कंसीडर करते हैं डिकिंसन को एज अ मेजर अमेरिकन पोइट के रूप में जानते हैं, मानते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एमिलीज पोएम, तो बहुत सारी मात्रा में जो एमिली की जो पोएम है डील विद द थीम ऑफ नेचर, वो प्रकृति से जुड़ी है। आप पाएंगे कि वो उसमें प्रकृति का टच पाएंगे। इन हर पोएम्स वी फाइंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, और उनकी कविताओं में हमें काफ़ी जो एस्पेक्ट्स हैं प्रकृति के काफ़ी एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं, पहलू देखने को मिलते हैं। एमिली की जो मैनी पोएम्स हैं वो डील करती हैं ह्यूमन लाइफ से भी डील करती हैं, मानव जीवन से संबंधित है। और सी डिस्क्राइब्स मैनकाइंड्स फियर्स एंड होप्स, और वह मनुष्य के जीवन के जो भय हैं और जो आशाएं हैं उसके बारे उसको भी डिस्क्राइब करती हैं। इट इज़ अ फ्रस्ट्रेशन, एक तरीके से ये जो है फ्रस्ट्रेशन है, उसमें फ्रस्ट्रेशन भी होता है, जॉय भी होता है उनकी कविताओं में, सक्सेस भी है, विक्ट्री भी है, ईटीसी, लव, मोर्टेलिटी, प्रेम, नश्वरता, अमरता, मृत्यु, ठीक है, भगवान, धर्म आर ऑल्सो द इम्पोर्टेंट थीम ऑफ विच एमिली रोट। तो एमिली ने जिसने लिखा है कि तो उसके लेखन की बहुत ही मुख्य विषय ये सब रहे हैं जो मैंने अभी बताए। हर मैनी पोएम्स आर कंसर्न, उनकी जो कई सारी जो कविताएं हैं वो कंसर्न है, वो संबंधित है विद दीज थीम्स, इन सभी थीम से जो मैंने अभी पढ़ के आपको बताया। तो ये सब भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। कहीं पर आ जाता है एमिली डिकिंसन को एज ए पोइट आप डिस्क्राइब करिए, ठीक है, कैसी पोइट थी, तो थोड़ा सा आपने इनके बारे में लिख दिया। और दूसरा जो 2 कविताएं जो आपने पढ़ी हैं, 2 पोएम जो पढ़ रहे हैं उसके रिलेट करके अगर आप लिख दें तो आपको अच्छे खासे आपको नंबर मिल जाएंगे। तो अब एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अब पोएम जो है, ठीक है, तो पहले जो ये द सोल, ये जो पोएम है पहले मैं आपको बता दूं, द सोल सेलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी, मतलब जो आत्मा है अपने समाज को खुद चुनती है। पहले आपको इस पोएम का लाइन वाइज जो एक्सप्लेनेशन है मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। हिंदी मीनिंग तो मैंने पहले बता दिया है, और मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप प्रीवियस वीडियो सारे जो वीडियो जो हैं जिसमें मीनिंग बताए गए, मीनिंग को पहले जरूर समझ लें, क्योंकि अगर आपको मीनिंग समझ में आ जाता है तो आप की काफ़ी समस्याओं का हल उसी में हो जाता है कि आप अपने आप बनाकर भी लिख सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखें। इन द पोएम, कह रहा कविता में पोइट्रेस कहती है द सोल सेलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी। कवित्री क्या कहती है? कविता में कवित्री कहती है कि समाज जो है, सोल जो है, जो आत्मा जो है, सेलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी, जो है स्वयं अपने समाज को चुनती है। जो आत्मा है वो अपने समाज को खुद चुनती है। सी अलाउस ओनली सेलेक्टेड वन, जो आत्मा हर किसी को परमिशन नहीं दे देती है अपने अंदर आने के लिए। सी अलाउस ओनली सेलेक्टेड वन, है केवल कुछ ही या केवल सेलेक्टेड वन, किसी सेलेक्टेड वन को ही, किसी एक को, सेलेक्टेड वन को ही अंदर आने देती है, या कुछ लोगों को ही अंदर आने देती है। सी डज नॉट अलाउ एवरीवन, वह हर किसी को अलाउ नहीं करती है। एक तरीके से अगर कहें तो एक तरीके से जो उनका जो रिकल्सिव जो नेचर है एमिली डिकिंसन, क्योंकि वो खुद भी अकेले रहती थी, एकांत प्रिय थी, लोनलीनेस उनको ज़्यादा पसंद थी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ये उसका एकांत प्रिय जो है, एकांतपन से जो प्रेम है वो यहाँ नज़र आ रहा है कि वो ये कहना चाहती है, देखो आत्मा जो होती है वो सबको एक्सेप्ट नहीं करती है, वो केवल सेलेक्टेड वन को सेलेक्ट करती है। इसी तरीके से मेरी जो ज़िंदगी है, मुझे हर किसी से बात करना पसंद नहीं है, मैं एकांत ज़्यादा पसंद करती हूँ और केवल सेलेक्टेड पीपल को ही से ही मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो सी डज नॉट अलाउ एवरीवन, है किसी को अलाउ नहीं करती है टू एंटर, कि हर कोई एंटर कर ले आसानी से। आफ्टर द एंट्रेंस ऑफ सेलेक्टेड वन, और जब एक बार किसी सेलेक्टेड वन का एंट्रेंस हो जाता है आत्मा के अंदर, वो उसे परमिशन दे देती है। सी शट्स द डोर, उसके बाद वो क्या करती है, अपने दरवाजे बंद कर देती है, उसके बाद कोई नहीं आ सकता। द सोल नीड्स कॉम्पेटिबिलिटी, तो सोल को चाहिए कॉम्पेटिबिलिटी, कि वह किसके साथ कॉम्पेटिबल बन सकती है, किसके साथ वह सहज हो सकती है। विच मीन्स हैविंग द राइट टाइप ऑफ पर्सन, की मतलब इसका मतलब ये है कि आत्मा को या किसी व्यक्ति को एक राइट टाइप ऑफ पर्सन की तलाश होती है, एक राइट पर्सन चाहिए टू कम्युनिकेट विद, जिससे वह आसानी से बात कर पाए। सोल गिव्स प्रेफरेंस टू डिवाइन क्वालिटीज, सोल क्या करती है, फिजिकल क्वालिटीज को महत्व नहीं देती है। सोल जो है वो प्रेफरेंस देती है बहुत ज़्यादा टू डिवाइन क्वालिटी, जो देवीय गुण हैं उनको देती है, जैसे एज मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी के रूप में। तो मेजोरिटी सबसे ज़्यादा जो आत्मा है जब किसी पर्सन को सेलेक्ट करती है तो वो डिवाइन क्वालिटीज़ को ज़्यादा मेजोरिटी देती है, उसको ज़्यादा देखती है, नॉट टू फिजिकल क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटीज़ को ज़्यादा तवज्जो या ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है। एक्सेप्ट डिवाइन क्वालिटी, तो डिवाइन क्वालिटीज़ को अगर छोड़ दें, ठीक है, डिवाइन क्वालिटीज़ के अलावा फॉर सोल नथिंग, तो आत्मा के लिए नथिंग मैटर, कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है, ठीक है।
एंड अ सोल हैज़ पावर टू सेलेक्ट, और आत्मा के पास शक्ति है कि वह अपने व्यक्ति का चुनाव करे कि किस व्यक्ति को उसे अंदर आने देना है, किस व्यक्ति को स्वीकार करना है, किसे नहीं करना है। एंड देन शट एवरीवन आउट, और फिर वो अपने दरवाजे बंद करके सभी को बाहर कर देती है। द सोल क्रिएट्स अ प्राइवेट स्पेस, इस प्रकार से आत्मा भी एक प्रकार से एक व्यक्तिगत स्पेस, एक खाली जगह छोड़ती है। नो पावर कैन मूव द सोल, और कोई भी जो शक्ति है वो आत्मा को हिला नहीं सकती है। अगर एक बार उनने किसी को अंदर आने दे दिया, उसके बाद वो सबके लिए मतलब उनने बाहर कर दिया उन्हें सबको, और इस तरीके से फिर आप अब आत्मा को आप हिला भी नहीं सकते या प्रभावित नहीं किया जा सकता। तो नो पावर कैन मूव सोल, और कोई भी शक्ति आत्मा को नहीं हिला सकती। इफ़ चैरियट, भले ही क्या हो जाए, यदि कोई चैरियट मतलब कोई रथ में बैठा हुआ कोई व्यक्ति आ जाए या राजा आ जाए, पॉसेड एट द डोर, यदि कोई रथ उसके आत्मा के दरवाजे पर रुकता है, एट द डोर ऑफ हम्बल गेट ऑफ द सोल, सोल के दरवाजे पर पॉज करता है, वो रुकता है, सी विल रिमेन अनएफेक्टेड, तो भी जो आत्मा है वो अनएफेक्टेड बनी रहती है और अनमूव्ड रहती है, उसे वो प्रभावित नहीं होती है, हिलती नहीं है। ठीक है, तो आत्मा अपनी जगह पर बनी रहती है, वो अपने स्थान से हिलती नहीं है और वो अनएफेक्टेड रहती है। इफ़ एन एम्परर, और इसकी जगह पर अगर कोई एम्परर, कोई सम्राट नील डाउन, घुटने टेक दे उसके सामने, सी रिमेन्स अनचेंज, तो भी वो अनचेंज बनी रहती है। एट द एंड ऑफ द पोएम, वो कविता के अंत में, पोएटेस रिटर्न्स टू हरसेल्फ, कवित्री फिर लास्ट में अपने पर आ जाती है, आई करके बोलती है, एंड स्टेट दैट, और कहती है दैट सोल इज अ पार्ट ऑफ कंट्रीज सोसाइटी, कि जो सोल है वो भी एक समाज का हिस्सा है। सोल जो है वो एक समाज, वो भी खुद समाज का हिस्सा है। एंड हैज़ द राइट टू चूज वन, और उसे पूरा अधिकार है कि वह किसे चुने किसे ना चुने। आफ्टर चूजिंग द सोल, और जब वह एक सोल को चुन लेती है, आफ्टर चूजिंग, और चुनने के बाद, सोल देन विद अ फाइनलिटी, और फिर एक अंतिम निर्णय के साथ एक्सक्लूड कर देती है, बाहर निकाल देती है, द आउटसाइड वर्ल्ड, पूरी दुनिया को के जो लोग बचे हुए हैं उनको बाहर निकाल देती है, बाय क्लोजिंग द वॉल्स ऑफ आवर अटेंशन, जो अपना अटेंशन है, जो ध्यान है, फिर उसका ध्यान किसी और पर नहीं जाता है, और जो वाल्व्स है, जो वाल्व है, उसका जो वाल्व है उसको जो अटेंशन है, जो उसका ध्यान है, उस पर वाल्व लगा देती है, मतलब एक तरीके से कोई पेच लगा दिया जाता है जिससे उसका जो अटेंशन है वो कस जाए, एक ही जगह पर है और बाहर ना भटके। एंड बिकम्स सॉलिड लाइक ए स्टोन, और फिर वो आत्मा बिल्कुल सॉलिड हो जाती है, ठोस हो जाती है, पत्थर की तरह, लाइक ए स्टोन। फिर जैसे पत्थर को मूव नहीं किया जा सकता, पत्थर को आप चाहे कितना भी रोले पीट ले या कुछ भी गुस्सा कर लें, आप उसे हिला नहीं सकते या उसे प्रभावित नहीं कर सकते, उसी प्रकार से आत्मा भी एक बार जब किसी को अंदर आने देती है, उसके बाद फिर वो दरवाजे बंद कर देती है बाहरी दुनिया के लिए, तो उसके बाद फिर वो अनचेंज है, उसको प्रभावित नहीं किया जा सकता, उसको हिलाया नहीं जा सकता, फिर वो पत्थर के समान सॉलिड हो जाती है। सोल सेलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी के यहाँ पर अबाउट द पोएम के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। ये जो सोल है, ये जो द सोल पोएम, ये जो पोएम है, एक तरीका से एक आत्मिक कविता है, फोकस करती है ऑन द फेमिनिन, एक यहाँ पर मतलब जो स्त्रीत्व है, स्त्री के जो है ये के ऊपर फोकस करती है, एज इफ टू काउंटरैक्ट द डोमिनेंट मेल एनर्जी, और ये कहीं ना कहीं खिलाफ है उस समाज के प्रति जो मेल डोमिनेंट जो समाज है उसके खिलाफ है, जो पुरुष प्रधान जो हमारा समाज रहा है, हमेशा पुरुष प्रधान जो एनर्जी है उसके खिलाफ है। तो यहाँ पर एक आत्मा को दिखाया गया और आत्मा को एक फीमेल के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, तो इस तरीके से फोकस किया गया है, फेमिनिन पर फोकस किया गया है, और ये काउंटरएक्ट कर रही है एक तरीके से डोमिनेंट मेल एनर्जी, जो मेल एनर्जी है कि पुरुष प्रधान जो हमारा समाज रहा है उसकी ऊर्जा के खिलाफ यहाँ पर उन्हें एक तरीके से उसका विरोध किया है। द सोल सेलेक्ट्स फोकस ऑन द आइडियाज, तो सोल जो है, आत्मा जो है, फोकस करती है ऑन द आइडिया ऑफ द सोल क्रिएटिंग अ स्पेशल सेलेक्ट, कि सोल जो है, जो आत्मा है, एक खास तरीके का सिलेक्शन करती है, टाइप ऑफ पर्सन, कि उसे किस प्रकार का व्यक्ति उसे चाहिए और किस प्रकार के व्यक्ति को उसको अंदर आने देना है, उसकी ज़रूरत है। एडहेरिंग स्ट्रिक्टली, और एडहेरिंग करती है और चिपके रहती है टू विड्रॉल फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, जो मुख्य समाज है, उससे उसने अपने आप को अलग कर लिया है, विड्रॉल कर लिया है, और उस फैसले पर वो चिपकी रहती है। तो सोल जो है वो मेनली यहाँ पर फोकस है कि एक स्पेशल सेलेक्ट टाइप ऑफ पर्सन करती है और पर्सन्स, ठीक है, एंड अडहेरिंग, और वो चिपकी रहती है, एक बार उसने फैसला कर लिया किसको परमिशन देनी है अंदर आने की,
या अपने साथ मिलाने की, या जिसके साथ उसे रहना है, उसके बाद वह सबके लिए अपने एक तरीके से मतलब वहाँ से वह मेन स्ट्रीम समाज से अपने आप को अलग कर लेती है। फॉर एमिली डिकन्सन, जो एमिली डिकन्सन के लिए द सोल इज़ द पार्ट ऑफ द साइक। तो सोल जो है एक तरीके से मन या चित्त, तो यहाँ पर जो एमिली डिकन्सन है उनके लिए जो आत्मा है, आत्मा एक तरीके से वो मनोवृत्ति है, यह एक डीपेस्ट फीलिंग है। आत्मा उनके लिए एक डीपेस्ट पार्ट है उनके मन का, विच श्रिंक, जो श्रिंक करता है, श्रिंक अवे फ्रॉम द लाइमलाइट एंड सीक। तो एमिली डिकन्सन की जो आत्मा है वो उनकी आत्मा इज़ द पार्ट ऑफ द साइक, एक तरीके से उनके हार्ट या उनके मन का हिस्सा है, जो कि दुनिया से, जो लाइमलाइट से, जो चकाचौंध की दुनिया से और से अलग रहना चाहता है, और सीक्स इनर सोलेस, और कहीं ना कहीं आत्मिक संतुष्टि और आत्मिक शांति की तलाश में है। फ्रॉम साइलेंस, शांति की जो अकेलापन से जो मिल सकता है वो ढूंढ रही है, उनका मन जो है उसे ढूंढ रहा है। या जो ये चीज़ें हैं, आत्मिक शांति जो सोलेस है वो किससे मिलता है? साइलेंस से मिल सकता है, या कला से मिल सकता है, या प्रकृति दे सकती है, या कोई देवी शक्ति दे सकती है, तो वो इसकी तलाश में है। उसके बाद द आइडिया, ये जो विचार है, दैट द सोल सेलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी, की समाज जो सोल है अपना समाज को खुद चुनती है। ये कहने का मतलब ये है कि दैट पीपल चूज आ फ्यू कंपनी, की जो लोग होते हैं वो केवल कुछ ही लोगों को चुनते हैं, हु मैटर टू देम, जो उनके लिए मायने रखते हैं, एंड एक्सक्लूड एवरीवन, बाकी को वो क्या करते हैं? सभी को बाहर निकाल देते हैं। फ्रॉम द इनर कॉन्शियसनेस, अपनी आंतरिक जागृति से या चेतना से बाहर निकाल देते हैं। द सोल्स स्टोनली, तो सोल जो है वो बड़ी पत्थर की तरह अनकम्प्रोमाइजिंग है, मतलब जिस तरह से पत्थर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, वो प्रभावित नहीं होता है, तो पत्थर की तरह हो जाती है सोल, और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, कोई समझौता नहीं करती है टुवर्ड एनीवन ट्राइंग टू, किसी भी प्रति, कोई किसी के भी प्रति जो कोई भी उसे प्रयास कर रहा है, ट्राइंग टू एंटर इनटू अ सोसाइटी, जो आत्मा के समाज में आना चाह रहा है, वह उसको अंदर आने नहीं देती है। एंड मेटाफोरिकल डोर, और जो मेटाफोरिकल रूपक अलंकार रूपक जो डोर है, मतलब डोर नहीं है, क्योंकि कोई आत्मा में कोई दरवाज़ा तो नहीं होता, मन में भी कोई दरवाज़ा नहीं होता है, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप से दरवाज़ा मान लिया गया है, तो ये मेटाफोरिकल डोर हुआ, ये शट, और जब उसका जो प्रतीकात्मक जो दरवाज़ा है वो बंद हो जाता है, शट इवन चैरियट, तो यहाँ तक कि जो आत्मा है वो अपने दरवाजे को बंद कर देती है, रथों के लिए भी, सम्राट के लिए भी, और कैन नॉट प्रोसीड, और उसे फिर सहमत नहीं किया जा सकता, मनाया नहीं जा सकता कि भाई हमें भी अंदर आने दो, तो आत्मा मानने वाली नहीं है। द पोएम इज एन एक्सीलेंट, ये जो पोएम है एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है डिकन्सन के टाइटली फोकस कि डिकन्सन जो है वो बहुत ही मजबूती के साथ फोकस स्किल है विद मेटाफर, मतलब उनका जो स्किल है, जो लिटरेरी जो उनके स्किल्स है बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वो मेटाफर का यूज करती हैं, इमेजरी का यूज करती हैं। मेटाफर का मतलब रूपक अलंकार होता है, और इमेजरी का मतलब इमेजेस, ऐसी लैंग्वेज का यूज करती हैं या शब्दों का यूज करती हैं जिससे एक इमेज क्रिएट हो जाती है। साइकिलिंग थ्रू हर रीगल लिस्ट ऑफ डोर, और एक तरीके से साइकिलिंग थ्रू हर रीगल का मतलब होता है वेरी इंप्रेसिव, और बहुत ही इम्प्रेसिवली लिस्ट ऑफ डोर, एक तरीके से जो लिस्ट है यहाँ पर एक आप लिस्ट देख सकते हैं, जो पोएम है एक लिस्ट आपको दिख जाएगी बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्प्रेसिव शब्दों का और चीज़ों का जो चयन करती हैं। जैसे दरवाज़ा शब्द का उन्होंने यूज किया, डिवाइन मेजोरिटी के शब्द का यूज किया, एम्परर का यूज किया, मैट का यूज करती है, चैरियट का यूज करती हैं, एम्पल नेशन का यूज करती हैं, है ना, स्टोनी वाल्व्स का यूज करती हैं। ऑफ अटेंशन, उन्होंने कह दिया कि अटेंशन पर भी उन्होंने क्या लगा दिया? वाल्व लगा दिया है, ठीक है। डिकिंसन डिकिंसन जो है कंटिन्यूसली सरप्राइज करती हैं रीडर को, इस तरीके के यूज करके लिस्ट लगातार यूज करते चले जाती हैं। एक रीगल लिस्ट मोस्ट इम्प्रेसिव वर्ड्स का यूज करती हैं, तो इस तरीके से वो अपने रीडर्स को सरप्राइज करती हुई नज़र आती हैं। एंड डिकिंसन कंटिन्यूली इम्प्रेसेस द रीडर विद हर विविड एंड अनएक्सपेक्टेड सीरीज ऑफ इमेजेस। तो इमेजेस की जो एक सीरीज यूज करती, तो हमने इसी पोएम में देखा कि इतनी सारी चीज़ों का यूज कर रही हैं, तो जो इमेजेस का यूज कंटिन्यूसली वो करती चली जाती है, उसे सरप्राइज करती हैं। ईच ऑफ विच फर्दर द सॉम्बर मूड ऑफ द पोएम, और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से विच फर्दर्स द सॉम्बर मूड, कहीं ना कहीं उनके मूड को भी दिखाता है, मूड को भी गंभीर करता है। जो उनका मूड है, पोएम का जो मूड है वो भी क्या होता है? सॉम्बर हो जाता है। सॉम्बर का मतलब क्या होता है? सीरियस हो जाता है, ग्रेव हो जाता है, गंभीर हो जाता है। इसकी वजह से जो कविता है वो गंभीर विषय पर लिखी हुई लगती है, या उसका विषय बहुत गंभीर लगता है, जिसे हम गंभीरता से पढ़ते हैं।
नेक्स्ट पोएम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2 पोएम है। द ब्रेन इज वाइडर देन द स्काई, तो ब्रेन ज़्यादा बड़ा है, स्काई से बड़ा है। तो अनदर ऑफ डिकन्सन्स मोस्ट फेमस पोएम, जो डिकन्सन की जो दूसरी फेमस पोएम है, द ब्रेन इज वाइडर देन द स्काई, कि ब्रेन जो है वो आकाश से भी बड़ा है। इज इन मैनी वेज ऑल्सो वन ऑफ आर ईजिएस्ट टू अंडरस्टैंड, और ये उनकी उन कविताओं में से एक है जो समझने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है पोएम के मीनिंग को समझने में और पोएम के भाव को समझने में। और ये बहुत ही रिमार्केबल फैक्ट है, गिवन द पोएम थीम इज एक्चुअली अक्वाइड, और ये बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल है, रिमार्केबल फैक्ट है। गिवन द पोएम्स थीम, और जो पोएम की थीम है, इज एक्चुअली द क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, जो पोएम की थीम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रखती है बिटवीन द माइंड एंड द आउटर वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या है, जो माइंड है, मस्तिष्क है, और जो बाहरी दुनिया के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को इस कविता के द्वारा दिखाया गया है। यूजिंग द homiletic mode that characterize much of her early poetry। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उनकी जो कविताएं हैं यूजिदा होमिलेटिक मोड, तो एक तरीके से एक ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही अपनापन है या एक घर जैसा माहौल जैसा क्रिएट करती हैं, दैट कैरेक्टराइज, जो कैरेक्टराइज करती हैं मच ऑफ हर अर्ली पोएम, जो शुरुआत में जो कविताएं लिखी। द ब्रेन इज, तो ब्रेन जो है इज वाइडर देन द स्काई, जो ये पोएम है, इज एज होमिलिटिक सिस्टम, ये काफ़ी अपनेपन का भाव कराती है, एक स्टेटमेंट है। सक्सेस इज काउंटेड, जिसमें ये है कि सक्सेस इज काउंटेड, कि जो सफलता है उससे काउंट किया जाता है, स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। तो कह रहे हैं कि सक्सेस को वही लोग कहते हैं, स्वीटेस्ट कहते हैं, जिन्होंने कभी सक्सेस नहीं पाई है, ठीक है, जो कभी सफल ही नहीं हुए। डिकन्सन यहाँ पर टेस्टिफाई करती हैं टू द माइंड्स कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब, कि यहाँ पर वो प्रमाण पत्र देती हैं, एक तरीके से ये साबित करती है कि माइंड के अंदर ताकत है, शक्ति है किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने की, इंटरप्रेट व्याख्या करने की, और सब्ज्यूम करने की, परसेप्शन को, किसी परसेप्शन को, कोई भी जो विचार धारणा है उसको धारण करने की, एंड एक्सपीरियंस, और अनुभवों को समेटने की ताकत है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस पोएम का, ठीक है, लाइन वाइज जो मैंने लिखा है यहाँ पर। इन द पोएम में द पोएटेस सेज दैट, पोएट कहती है कि द ब्रेन इज वाइडर देन द स्काई, कि जो ब्रेन है वो स्काई से भी ज़्यादा वाइडर है, विस्तृत है। द पावर ऑफ ब्रेन इज सो वास्ट, और जो ब्रेन की जो शक्ति है वो इतनी विशाल है, दैट इफ बोथ द स्काई, यदि दोनों स्काई और माइंड को अगर हम साइड बाय साइड रखेंगे, ठीक है, अगर साइड बाय साइड रखा जाए, द ब्रेन विल कंप्राइज, तो ब्रेन क्या करेगा, स्काई को भी अपने अंदर समा लेगा। इफ़ वी टॉक अबाउट द डेप्थ ऑफ द ब्रेन, और इसी तरीके से अगर हम ब्रेन की डेप्थ के बारे में बात करें कि ब्रेन की गहराई कितनी है, तो ब्रेन विल प्रूव टू बी डीपर, तो ब्रेन ज़्यादा गहरा साबित होगा बजाय सी के, सागर से ज़्यादा गहरा साबित होगा। सी सेज दैट, वो कहती हैं दैट ब्रेन इज स्पंज, जैसे एक स्पंज होता है, ठीक है, जैसे एक स्पंज होता है, एंड द ओशन, और एक ओशन क्या है, एक बाल्टी के समान है। तो जो आपका ब्रेन है एक सोखते के समान है, जैसे कोई भी गीली चीज़ यदि पानी पड़ता है उसे सोख लेता है, एक सोखते के स्पंज के समान है, सोखते के समान है, और जो ओशन है वो बकेट के समान है। बट स्पंज जो होता है हैज़ द एबिलिटी, लेकिन स्पंज में जो है वो एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब, कि वो किसी भी चीज़ को सोख सकता है। एंड द फुल बकेट ऑफ वाटर, मतलब पूरे पानी को भी वो अपने आप में समा सकता है। द ब्रेन कैन लर्न अबाउट द सराउंडिंग, इसी तरीके से ब्रेन भी क्या कर सकता है, अपने सभी चीज़ों के बारे में, जो भी चारों तरफ चीज़ें हैं उनके बारे में वो सीख सकता है। इन द कंक्लूडिंग लाइन्स, उसके बाद जब पोएम खत्म होती है, द पोएटेस सेज दैट, पोएटेस कहती है दैट ब्रेन डिफर्स फ्रॉम द वेट ऑफ गॉड, क्योंकि ब्रेन का अगर वेट अगर आप कहते हैं वो डिफर है गॉड से, तो ओनली द वे, वो केवल एक यही तरीका है कि द वे सिलेबल डिफर, कि जो जैसा कि एक सिलेबल होता है, सिलेबल का मतलब मैंने आपको बताया कि बोलने का जो तरीका होता है, जो उच्चारण होता है, सिलेबल डिफर फ्रॉम द साउंड, कि साउंड आवाज़ और उसके उच्चारण में क्या फ़र्क है, बस उतना ही डिफरेंस है। अगर आप इस तरीके से देखें, जो सिलेबल और साउंड में ना के बराबर ही कोई डिफरेंस होता है, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रही है
कि जो वेट है गॉड का और ब्रेन का वो बराबर है। और अगर वैसे तो कोई इसमें डिफरेंस नहीं है उसके वेट में, लेकिन अगर डिफरेंस होता है तो उतना ही मान लीजिए जैसे कि साउंड और सिलेबल में होता है। इनडायरेक्टली और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पोइटिस का कहने का मतलब ये है कि सिलेबल इन इज ह्यूमन, कि जो मनुष्य है वो ह्यूमन सिलेबल, आप जो सिलेबल है जैसे मैंने बोला ना, जैसे इंटेलिजेंट, ठीक है, जो वावल साउंड है, जो साउंड है, तो साउंड और सिलेबल में जो फ़र्क है बस उतना ही फ़र्क है। और तो सिलेबल को मान लीजिए ह्यूमन और साउंड को मान लो गॉड। तो अगर इस तरीके से देखें तो गॉड और ह्यूमन में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि गॉड जो ह्यूमन है इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ गॉड, वह भी भगवान का एक हिस्सा है। तो उसी प्रकार से हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है और स्ट्रक्चर नहीं है, तो जो सिलेबल और साउंड है इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस और स्ट्रक्चर नहीं होता है। और गॉड भी है नहीं, दिखता नहीं है, वो भी एक तरीके से उसका भी कोई स्ट्रक्चर या कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो है फिर भी। तो इसी प्रकार से कहना चाह रहा है कि दैट सिलेबल इज ह्यूमन, कि जो मनुष्य है वो सिलेबल मान लीजिए, सिलेबल मान लीजिए ह्यूमन स्ट्रक्चर जो है, मनुष्य जो है वो सिलेबल है, और जो साउंड है वो गॉड है। और इस तरीके से देखें तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ गॉड। ओके, देयर इज ऑल्सो अ सोल इनसाइड द ह्यूमन बीइंग एंड द गॉड इज ऑल्सो द सुपर सोल। ठीक है, इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें जो भी आपके साथ पढ़ते हो। और जितनी भी पोएम्स के मीनिंग मैंने पहले बता चुके हैं वो आप प्लेलिस्ट BA फाइनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आने वाले समय भी अभी और वीडियो आने वाली है, तो आप बने रहिए चैनल में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।